नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हुकूमत ने उस जॉइंट सेशन को बुला ही लिया पार्लियामेंट के, जिसे 11 नवंबर को हुकूमत ने मौखर कर दिया था, उसे रीस्केड्यूल कर दिया था। अब से चंद घंटे पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने सदर आरिफ अलवी ने इस सेशन को कल के दिन 17 नवंबर को 12 बजे दिन के बुलाया है। ये एक जॉइंट सेशन है नेशनल असम्बली का और सेनेट का, जिसमें कानून साजी की जाएगी और अंदाज़न 2 दर्जन के करीब ऐसे कवानीन हैं, ऐसे बिल हैं जिन्हें नेशनल असम्बली ने पास कर रखा है, जिन्हें गालिबन सेनेट के सेशन से मंजूरी नहीं मिल सकी और उसको जॉइंट सेशन में रखा जाएगा। पहले सेशन को, जैसे मैंने कहा कि 11 नवंबर को इसे रखा गया था, फिर हुकूमत को लगा कि उसके इत्तेहादी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से मुतमईन नहीं है। और वो 3 इत्तेहादी कौन थे? वो थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, वो थे PMLQ और वो थे GDA। और हुकूमत ने इसको मौखर कर दिया था। लेकिन एक दिन पहले सोमवार के दिन हुकूमत की अपने इत्तेहादियों के साथ बहुत डिटेल्ड इस हवाले से मुलाकात हुई, जिसके बाद इत्तेहादी जो रात को टेलीविज़न प्रोग्राम्स में कह रहे थे कि उनकी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब वो सेटिस्फाइड हो गए हैं। उन्होंने मशीन देख ली है, मशीन खासी बेज़रर किस्म की है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से। अब से चंद घंटे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो आज सारा दिन बहुत बिजी रहे, अपने चैम्बर्स में लोगों से मुलाकातें करते रहे, जब वो अपनी बिल्डिंग के सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे तो उनसे किसी ने ये सवाल पूछा कि कल के सेशन के बारे में आपकी क्या उम्मीद है, और ये जवाब था वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। कितने पर उम्मीद है सर? जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो जब कदम रखता है ना ग्राउंड में, तो वो हमेशा समझता है वो जीतेगा। एथलीट तो हमेशा यही समझता है कि वो जीतेगा, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने जीत की एक्सप्लेनेशन कुछ और किस्म की दी है, वो भी सुन लेते हैं। मुश्तरका इजलास में उन्हें अक्सरियत हासिल करने की जब उम्मीद न रही तो ऐन वक्त पर उसको मुलतवी भी कर दिया गया। आज जब दोबारा इजलास बुलाया गया है, अफवाहें गश्त कर रही है कि छोटी जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं उनको रियासती इदारे दबाव में लाकर उनकी गर्दन मरोड़ कर और उनके गर्दनों पर बूट रख कर उनको मजबूर कर रहे हैं कि आपने इजलास में जाना है। ज़ाहिर है स्पेकुलेशन किसी भी किस्म की जा सकती है। मौलाना को लगता है कि रियासती इदारे गर्दन मरोड़ के लोगों को ला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब को ख़तरा है कि रियासती इदारे शायद इमरान खान की हुकूमत को अपनी टर्म मुकम्मल नहीं करने देंगे। क्या कहा आसिफ अली जरदारी? जो उसको लाए हैं वो एडमिट कर रहे हैं कि गलती हो गई, मगर अब कैसे करेंगे गलती को दुरुस्त, ये अल्लाह को पता होता है। 5 साल पूरे कर रहे हैं, लग रहा है थोड़ा सा रास्ता इंशाल्लाह ना करेंगे, इंशाल्लाह नहीं करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले कहा जो लेकर आए थे अब वही परेशान है कि गलती हो गई है, वही उसकी समझ नहीं आ रही दुरुस्तगी कैसे करेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की हुकूमत इंशाल्लाह ताला अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। बात वहाँ पर भी रियासती इदारों की हो रही है। मौलाना को लग रहा है कि रियासती इदारे मदद कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब को लग रहा है कि रियासती इदारे जो हैं वो इमरान खान की हुकूमत को पैक करके घर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से हम गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। स्टूडियो मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, सीनियर लीडर हैं PMLN के, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। खुर्रम साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र, जो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी हैं, इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि कल सेनेट के सेशन का हिस्सा होंगे जहां जॉइंट सेशन बुला लिया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने। और मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के इंतहाई मुमताज़ कॉलम नवीस, एडिटर, पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब, जो इस वक्त मुझे एक फ़ोन लाइन के ज़रिए लाहौर से ज्वाइन करें। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट स्ट्रेट अवे। ये खुर्रम दस्तगीर साहब, ये मौलाना को लग रहा है कि रियासती इदारे मदद कर रहे हैं जॉइंट सेशन के लिए, और आसिफ अली जरदारी साहब को लग रहा है कि रियासती इदारे इमरान खान की हुकूमत को घर भेज रहे हैं। ये एक ही रियासती इदारा है, 2 मुख्तलिफ रियासती इदारे? ये रियासती इदारा तो एक ही है, जिसे हम मुक्तदरा भी कहते हैं। और ये मुक्तदरा जो है, मुक्तदरा स्प्लिट है फिर? हाँ, और मुक्तदरा जो है मुस्तकिल मदद से ज़्यादा वो बैसाखियाँ हैं जिन पर इमरान खान साहब खड़े हैं। दे द क्रचेस उनकी ना। तो कोई सेंस तो होगी ना कि कल मदद कर रहे हैं, कल ही ना करें मदद, फिर आगे गिराना है, अभी कल ही फारग करना? नहीं, उसका जो गिराने का तरीका है वो अभी आई थिंक फाइनल नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि ये तो बात वाज़ेह हो गई कि ये जो तजर्बा इमरानी था हाइब्रिड निज़ाम का, ये पाकिस्तान के लिए एक उसकी मईशत के लिए, उसकी जमहूरियत के लिए, वफाकियत के लिए, ख़ारजा पॉलिसी के लिए बहुत ही तबाहकुन और मोहलिक साबित हुआ है। बल्कि ये जो कल का जॉइंट सेशन है उसके अंदर जो मुश्किलात आई हैं हुकूमत को, वो यही है कि इमरान खान ने जो हाकमियत का जनाजा निकाल कर रख दिया है, अब उसको कंधा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हाकमियत का जनाजा? जी, हाकमियत का जनाजा, इसको हम गवर्नेंस कहते हैं ना जी। ये हाकमियत का जनाजा है। हाकमियत तो सॉवरेनिटी नहीं होती? नहीं जी, हाकमियत इज गवर्नेंस। सॉवरेनिटी खुद मुख्तारी को कहते हैं।
सॉवरेंटी इज खुद मुख्तारी, हाकमियत इज रियासत की गवर्नेंस, हाकमियत, ठीक। हाकमियत जो गवर्नेंस ओवर द स्टेट। तो वो जो हाकमियत है वो अब पाकिस्तान के अवाम एक्सपीरियंस कर रहे हैं जब वो करियाने की दुकान पे जा रहे हैं। लेकिन साथ ही पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशंस में खराबी हुई है, पाकिस्तान के फॉरेन इकोनॉमिक रिलेशंस में जो खराबी हुई है IMF के साथ और इशू, तो गवर्नमेंट की कोई क्राइसिस हैं। IMF के साथ ताल्लुकात अच्छे ना होना या IMF के पास जाने की मजबूरी, क्या चीज खराब हुआ? जी, IMF के साथ मैनेज ना कर पाना, IMF के साथ एग्रीमेंट करके जो ये कहते हैं कि जब हम आए तो हमें आते ही कहा गया कि IMF के पास जाना होगा और आपकी हुकूमत गई थी तो जाते ही आपको जब IMF के पास जाना, उसका मतलब है कि आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं थी, वो ये कहते हैं ना। जी, वो चलें, वो अपने इल्जामात लगाते रहे। मैं तो आपके नाज़रीन को याद कराऊंगा कि 2013 से 16 तक जब मुस्लिम लीग नून के दौर में हम IMF प्रोग्राम में थे, वो वाहिद प्रोग्राम है IMF का जिसमें पाकिस्तान की ग्रोथ बढ़ी और महंगाई कम हुई। ठीक। चीज़ें की कीमतें स्टेबल रहीं, गंदम की कीमत स्टेबल रही, चीनी की कीमत स्टेबल रही, पेट्रोल ऊपर नीचे होता रहा डॉलर से, लेकिन वो लार्जली पाकिस्तान में जो कीमतें थी वो स्टेबल रहीं, जिसका पाकिस्तान के अवाम को फायदा हुआ। लेकिन बिसाइड्स द पॉइंट, जो असल इशू ये है कि ये जो इमरान खान साहब को जो सपोर्ट मिलती है या क्रचेस जो हैं, वो पिछले हफ्ते भी मिली। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इमरान खान की कुर्सी खाली थी और जनरल बाजवा वाज ब्रीफिंग अस कि जी ये TLP के साथ क्या हुआ है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी उसमें प्राइम मिनिस्टर थे ही नहीं थे। और ये दूसरी दफा हुआ है, जो 1 जुलाई को मीटिंग हुई उसमें भी नहीं थे। गिलगित बल्तिस्तान की मीटिंग हो, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। अच्छा, that's very interesting। बालाकोट हो, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। मैं शामी साहब के पास फाटफ की मीटिंग जाना हो, चाह रहा प्राइम मिनिस्टर नहीं था, होते। लेकिन सेनेटर साहब ये क्विकली मैं बाकी चीजों पे फिर आऊंगा। ये क्या बात इन्होंने कर दी खुर्रम साहब ने कि जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो रही थी तो प्राइम मिनिस्टर की चेयर खाली थी, ये क्या है मामला? देखिए जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो तो हर वक्त ब्रीफ हो रहे होते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज भी कर रही होती हैं, हर इंटेलिजेंस एजेंसी कर रही होती है, उनको ब्रीफिंग उनके जो रेलेवेंट लोग हैं सिविलियन साइड पे वो भी कर रहे होते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कर रहे होते हैं। ये जो ब्रीफिंग थी जिसका खुर्रम दस्तगीर साहब जिक्र कर रहे हैं, ये एक्चुअली ब्रीफिंग थी उन लोगों के लिए जो कि पार्लियामेंटेरियंस हों और डिफरेंट जमातों के हों, ताकि उनको भी एक इंफॉर्मेशन दी जाए। उसमें प्राइम मिनिस्टर का बल्कि ना होना बेहतर इसलिए है कि खुल के बात ऑपोजिशन कर सकती है विद द सिक्योरिटी एजेंसीज। तो ये मेरा ख्याल है इसमें किसी किस्म की हैरानगी की बात नहीं, बल्कि ये तो दुरुस्त बात है। ठीक हो गया। अच्छा, ये अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया, ये फौरी तौर पे इसकी क्लैरिफिकेशन हो गई। शामी साहब, अली जफर साहब बहुत काबिल वकील हैं। हाँ। वरना हकीकत यह है कि पार्लियामेंटेरियंस का वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आपको एक्चुअली ब्रीफ नहीं करना चाहते हैं, आपके और उनके ताल्लुकात अच्छे टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो है वो जरूर हम आर्मी चीफ से पूछते या DGI को पूछते, लेकिन जो पॉलिसी के सवालात हैं उनका जवाब इमरान खान ने देना चाहिए लेकिन था। ये आपके पसंद ही नहीं करते आप लोग एक दूसरे को ना, ये भी नहीं। आप उनको पसंद नहीं करते, वो आपको अगर इमरान खान साहब चूज करते, चाहे वो 8 नवंबर की मीटिंग थी या 1 जुलाई की मीटिंग थी या गिलगित बल्तिस्तान की मीटिंग थी या जब बालाकोट के ऊपर हिंदुस्तान ने मिसाइल ताने हुए थे, ये उनका बुग्ज है, ये उनका एक जाती चॉइस है कि वो ये समझते हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है और वो इसी तरह बुलडोज करके पाकिस्तान को पर हाकमियत कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो मुकम्मल तौर पर नाकाम शामिल होना चाहिए और ऑपोजिशन के साथ करना चाहिए। जिम्मेदारी देखिए, अगर देखें बड़ा सीरियस इशू था कि क्या हमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बात करनी है। शामी साहब के पास चला जाऊं। नहीं, मैं इन जैसे सीरियस तरीन इशूज के ऊपर जवाब हमने वजीर आजम से लेना बिल्कुल से बनता है। शामी साहब, ये क्या बात है कि जहां से बात हमने शुरू की थी कि मौलाना फजल रहमान को लग रहा है कि रियासती इदारे जो हैं वो कल जॉइंट सेशन में प्राइम मिनिस्टर की मदद कर रहे हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब को कहीं से खुशबू आ रही है कि रियासती इदारे फारिग करने वाले हैं। दोनों अपनी अपनी स्पेकुलेशंस कर रहे हैं, तो आपको क्या समझ आती? देखिए, किसका यकीन कीजिए, किसका यकीन न कीजिए। लाए हैं पे नाज से दो खबर अलग अलग। मौलाना अपनी मसलक पर बैठे हुए हालात को देख रहे हैं और जरदारी अपने नुक्ता नजर से जायजा ले रहे हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि रियासती इदारे जो हैं उनको एक तरफ रख दें। ये तो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, उनको जब भी अपोजिशन दबाव बढ़ाती है चांदी हो जाती है। ठीक है, वो अपने मुतालबात मनवाते हैं, कुछ पहले आंखें दिखाते हैं, फिर पहलू बदलते हैं, और
फिर उसके बाद मामला तय हो जाता है। तो मेरा ख्याल वो ये तो इत्तेहादियों को तो अपोजिशन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जितना दबाव बढ़ता है उतना उनका मामला जो है वो बेहतर हो जाता है और वो मामला साजी अच्छी करते हैं। और ये सियासत में ऐसा ही होता है और पार्लियामानी पॉलिटिक्स में जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो इसी तरह होता है। इत्तेहादी जो है वो जाहिर है कि उनको अपना मुस्तक़बिल जो है। आपकी क्या खबर है कि इत्तेहादियों को क्या सुंघाया इन्होंने सोमवार के दिन कि उन्होंने कहा कि मशीन देखी अच्छी लगी है, ये तो सादा सी मशीन है, बेज़रर है। उससे पहले वो मशीन के ऊपर ही था सारा मसला। क्या कुछ ले लिया इत्तेहादियों ने? देखिए, इत्तेहादियों ने बहुत कुछ लिया होगा। कुछ तरक्याती मंसूबे मंजूर करा रही हो, कुछ वादे ले लिए होंगे, कुछ फंड्स मिलने की उम्मीद पैदा हो गई होगी, कुछ मुलाजमतें मिलने की उम्मीद पैदा हो गई। यही सारा काम है जो होता है। आप देखें ना कि जो इत्तेहादी हैं वो अगर बगावत कर दें और परचम लेके खड़े हो जाएं और हुकूमत के खिलाफ वोट डाल दें, फिर उनके हिस्से में क्या आएगा? तो उनके हिस्से, उनके हाथ भी खाली हो जाएंगे। तो उनका तो मुफाद इसी में है कि हुकूमत दबाव का शिकार रहे, वो उसको आंखें दिखाते रहें और उससे अपना हिस्सा वसूल करते रहें। तो ये अपोजिशन को ये भी गौर करना चाहिए, अगर अपोजिशन इत्तेहादियों पर भरोसा करेगी तो फिर उसके साथ ऐसा ही होगा। ये बार बार ऐसा हो चुका है और इत्तेहादियों ने ऐन मौके पर मामला कर लिया है और अपोजिशन जो है वो देखती रह गई है। मामला कर लिया इत्तेहादियों ने। शामी साहब ने बहुत मुफस्सल इसका तजिया कर दिया है। अली जफर साहब, ये इत्तेहादियों को क्लोरोफॉर्म सुंघाया, सिंघाड़ा दिया, मौजा सुंघाया या तरक्याती मंसूबे दिए, जो कुछ भी किया, आपको लग रहा है कि कल के सेशन में ये खड़े रहेंगे आपके साथ? जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है जो आपने शुरू में ही क्लिप्स दिखाया था, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे थे, नीचे सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो उन्होंने जो फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा ख्याल है हकीकत भी यही है। कल का जो सेशन बुलाया गया है वो इसी वजह से बुलाया गया है कि इन इश्यूज पे कंसेंसस है हमारी इत्तेहादी जमातों में भी और पीटीआई के बीच में भी। और आप देखेंगे जो नंबर्स हैं वो इंशाल्लाह मेजॉरिटी वोट पीटीआई के ही जो बिल्स हैं उनके फेवर में होगा और ये बिल्स कानून की शक्ल में तब्दील हो जाएंगे कल। इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छा, अगर हम ये नहीं भी माने, अगर हम ये ना भी माने, जो शामी साहब ने तबसरा किया इस पे, उन्होंने एनालिसिस दिया कि तरक्याती मंसूबे वगैरह इत्तेहादी ले लेते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इत्तेहादियों की रिजर्वेशंस क्या थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से, जिससे एक दिन पहले सोमवार के दिन आप लोगों ने रिजॉल्व कर लिया? क्या आपने उनको समझाया? जी देखें, ये पॉलिटिक्स है और पूरी दुनिया में जब आप देखते हैं पॉलिटिक्स, जब कोलिशन गवर्नमेंट्स हो तो इसी तरह मामला चलते हैं। मैं सादी सी अगर आपको मिसाल दूं कि एक छोटे से घर में भी अगर डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं, आप इसमें तनाज़े हो जाते हैं, तो कोलिशन पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी अलग होती हैं और उनमें रंजिशें पैदा होती हैं और जब वक्त आता है तो वो रंजिशें बढ़ भी जाती हैं और वक्त आता है तो रंजिशें ख़त्म भी हो जाती हैं। इसमें कोई अगेन मैं कहता हूँ कि अजीबोगरीब बात नहीं है। इसको जो स्टेटमेंट्स आई दोनों तरफ से आपने सुनाई, फजल रहमान साहब की भी और जरदारी साहब की भी, वो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो बदकिस्मती से हमारे पॉलिटिशियंस की एक आदत है कि जब भी हम कोई चीज़ हमें समझ ना आए तो उसको हम डाल देते हैं एस्टेब्लिशमेंट पे कि जी वो लोग कर रहे हैं काम। असल में ये मामला पॉलिटिकल फील्ड में ही फैसले होते हैं, ये सियासत है और सियासी लोग जो हैं वो नेगोशिएशन के साथ समझाने कल के इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल, यानी कल आप ये हमें बता रहे हैं मुख्तसरन के कल सर यस और नो, कल आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से कल आप समझते हैं कि जॉइंट सेशन में मंजूरी मिल जाएगी तो उसके बाद मामला चला जाएगा ईसीपी तक? कल लॉ बन जाएगा कि इसको यूज करना है इलेक्ट्रॉनिक? जी, ये एक्चुअली आपको बताऊं, कल दो कानून हैं इलेक्ट्रल रिफॉर्म के बारे में। एक है बड़ा उसमें कोई तकरीबन 40-50 क्लॉजेज हैं जो तो काफी बड़ा कानून है जो इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में है, और एक बिल है जो बिलखसूस ईवीएम के इस्तेमाल और ओवरसीज की वोटिंग के बारे में है। तो ये दोनों बिल्स कल पेश होंगे और जहां तक ईवीएम का बिल का ताल्लुक है वहां कंसेंसस नहीं है। पहले दूसरे बिल पे तो कुछ हद तक कंसेंसस है गवर्नमेंट में भी और ऑपोजिशन में भी।
तो हो सकता है वो डिबेट में चला जाए, लेकिन ये ईवीएम वाला जो है ये तो फॉर श्योर इंशाल्लाह उस पर वोटिंग होगी और मेजॉरिटी वोट से उसको पास किया जाएगा। एक और चीज बताता जाऊं आपको, मैं सुन रहा हूं काफी टॉक शोज में मैं जरा क्विकली ये इस कहा पे जा रहा है दस्तगीर कि साहब का जी ऑलराइट जी बात मुकम्मल कर लें। जी मैं ये कह रहा था कि ये प्रोसेस जो कल होने जा रहा है, इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बुलडोज कर रहे हैं, तो मैं ये बुलडोज के लफ्ज को जरा अजीबोगरीब समझता हूं। मेरी नजर में आइन में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जब एक बिल नेशनल असेंबली से पास हो जाए और सेनेट से पास ना हो सके, या सेनेट से पास हो जाए और नेशनल असेंबली में पास ना हो सके, तो उसको फिर जॉइंट हाउस में जाना ही जाना है। ये आइन का एक कंडीशन है, आइन की एक रिक्वायरमेंट है कि आपने जॉइंट सेशन बुलाना है और जॉइंट सेशन में इसका मेजॉरिटी वोट से फैसला करना है। तो ये इस तरह नहीं है कि कोई बुलडोज हो रहा है, ये एक आइन की ही प्रोसेस है जिसको हुकूमत अपनी ऑब्लिगेशंस के मुताबिक, अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक उसको मैं ब्रेक ले लूं। बहुत मेरे साथ है ये अली जफर साहब, मेरे साथ रहिए, शामी साहब भी मेरे साथ है। मैं ब्रेक से पहले खुर्रम दस्तगीर साहब से समझना चाह रहा था कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल कल पास हो ही जाता है जॉइंट सेशन में, तो फिर अपोजिशन की जो गुज़श्ता कई माह की जद्दोजहद थी इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को रोकने की, वो तो फिर नाकाम हो जाती है। उस पर क्या उनका रद्द-ए-अमल है, इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। स्टूडियो से मेरे साथ हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी, मुदीर आला जनाब रोज़नामा पाकिस्तान जनाब मुजीब रहमान शामी साहब। मेरे साथ हैं सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र, वज़ीर कानून रह चुके हैं पाकिस्तान के। वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन टू ऑल माई गेस्ट। खुर्रम दस्तगीर साहब, वक्फे से पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म के साथ ईवीएम का अगर कानून कल बना लेते हैं जॉइंट पार्लियामेंट से, जैसे कि अली जफर साहब को बहुत एहतमाद है कि कल इसको वोट पड़ जाएंगे, तो आपकी तो सारी जद्दोजहद फिर ज़ाया हो गई जो गुज़श्ता 6 महीने से आप लोग कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर हम इमरान खान का जुमला इस्तेमाल करें, कल मैदान में दूसरी साइड ने भी तो उतरना है, वो भी तो जीतने के लिए उतर रहे हैं ना। हम क्या हारने के लिए उतर रहे हैं? हम भी तो जीतने के लिए उतर रहे हैं। तो कॉन्टेस्ट तो कल होगा, देखेंगे क्या आप ईवीएम का रास्ता रोक लेंगे? जी, हमारी पूरी कोशिश है और हम पूरा उम्मीद है। आप क्यों इतने खिलाफ हैं ईवीएम के? इसलिए कि ईवीएम जो है पाकिस्तान के माहौल में, जहां एक आरटीएस सिस्टम जैसा सादा चीज थी जिसको 5 घंटे बंद करके पाकिस्तान के इंतखाबात के नताइज बदले गए, मैनिपुलेट किए गए, तरोड़ा मरोड़ा गया पाकिस्तान के। वो तो इंटरनेट बेस्ड था, ये तो इंडिविजुअल मशीन नहीं, वो तो फोन बेस्ड था ना जी, उसने फोन पे चलना था। ठीक है जी, तो सिस्टम कोलैप्स हो सकता सिस्टम तो ये तो हजारों मशीनें होंगी, एक कोलैप्स होगी, 2 होंगी, 10 पूरा कोलैप्स हो जाएगा ना जी। देखिए इसमें बहुत बड़े अगर आप चाहेंगे तो मेरी इस्तदा होगी कि हम एक पूरा प्रोग्राम करें इस पे। इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक, हुकूमत तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मंजूर कर सकती है ना, मशीन तो नहीं कह सकती कि ये अपनी बना के लाए सामने। ये बात आप जैसे अक्लमंद लोगों को, नाजरीन को बतानी चाहिए कि हुकूमत जिस मशीन को टीवी पर दिखाती रही है, हुकूमत उसको जबरदस्ती ठोस नहीं सकती, नाफिज नहीं कर सकती। ये अगर बिल हुकूमत कब कह रही है ये? हाँ, अगर बिल तो कह रहे हैं कि एक मशीन के टेंडर होंगे, मशीन कंपनियां बना के रखेंगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको मंजूर करेगा। हुकूमत नहीं, ये तो नहीं कह रही कि ये वाला फोन इस्तेमाल कर इतना आसान नहीं है। अच्छा, अभी हमने इस पूरी मशीन जो अगर बिल फर्ज कल ये पास भी हो जाता है हमारी तमाम कोशिश के बावजूद, तो फिर ये मामला 2 जगह पे शिफ्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम जाएंगे, रिट में जाएंगे, और वहां क्या कहेंगे जाके कि ये हम जर्मन सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेकर जाएंगे ना वहां, जो उन्होंने कहा था 2009 में कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज इसके जर्मन अनकॉन्स्टिट्यूशन होगी ना, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर नहीं, उसकी बुनियाद वही है कि जो उसके मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं वोटिंग के, वो तमाम गैर शफाफ हैं। और देखिए जर्मनी वो मुल्क है जहां पाकिस्तान, अनलाइक पाकिस्तान, इलेक्शन चोरी करने की रवायत नहीं है। यहां तो इतनी बड़ी रवायत मौजूद है, और अभी चंद साल पहले हुआ है, अभी 3 साल हुए हैं, 3.25 साल। तो यहां जहां इस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हैं, हमारी तो राय है, तो वही बात है, अगर इमरान खान उतरा है नीचे तो हम भी तो उतरे। अच्छा, हमारी आप भी एक बात अगर आप मुझे इजाजत दे दें, सिर्फ ये इशू ये है कि पाकिस्तान के मुल्क में जहां मुक्तदरा की इतनी इन्वॉल्वमेंट और मुदाखलत रही है सियासत में, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद हुकूमतें बनवाने में, वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक और फैक्टर होगा जो पाकिस्तान की जमहूरियत को अंडरमाइन करेगा। शामी साहब, आप भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अन इस्लामिक समझते हैं?
अन इस्लामिक है। देखिए फिर साहब, ये गैर इस्लामी या इस्लामी का मसला नहीं है। मसला ये है कि ये जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी है, जो भी मशीन का इस्तेमाल होना है, इसको आप इस पर आप कंसेंसस पैदा करें। और देखिए, ये मामला बुलडोज करने का नहीं है, या आप कंसेंसस कैसे पैदा करेंगे? आप क्या सजेस्ट करते हैं, कैसे करें कंसेंसस पैदा? ऑपोजिशन के साथ बैठें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। आप जो मीडिया के अदारे हैं, जो ये टेक्नोलॉजी के अदारे हैं, उनको भी बुलाएं, उनको कन्विंस करें, बताएं। तो इसी तरीके से अगर अपोजिशन का नुक्ता नजर गलत है, आप उसको वादे करें उसकी गलती को, और एक कंसेंसस क्रिएट करें, एक दबाव भी डालें। तो एक तरफा बात जो है, देखिए सिस्टम में जो रिफॉर्म्स आप लाना चाहते हैं, उसके लिए एक तरफा कानून साजी मुनासिब नहीं है। हमारी आप तारीख उठा के देख लें, भुट्टो साहब के दौर में कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, और वो सारी अमेंडमेंट 2/3 मेजोरिटी से हुई, और कानूनी और आईनी तौर पर वो बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन उनको मुस्तरद कर दिया गया, और उन सारी अमेंडमेंट्स को आईन से बाहर निकाल के फेंक दिया गया। तो आप ऐसा ना करें। ये कंसेंसस चाहिए, और अपोजिशन और हुकूमत दोनों की मजबूरी है को एक दूसरे से बात करें। एक आप अपनी मेजॉरिटी के बल पर एक कानून बना लेंगे, फिर आप उसको चैलेंज करेंगे अदालतों में। मैं तो उस पर नहीं जाता अदालतों से क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन एक झगड़े और फसाद की बुनियाद तो आप रख देंगे ना। एक आप स्ट्रीट पॉलिटिक्स। सही कह रहे हैं, आपकी बात में बड़ा वजन है, आपकी बात में बड़ा वजन है। सेनेटर साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब जो चीज़ कह रहे हैं उसमें 50 साल का उनका तजर्बा है पाकिस्तानी सियासत का। समझ आ रही है कि यानी निसफ सदी के तजर्बे से वो बात कह रहे हैं कि आप अगर अददी एतबार से किसी चीज़ को कानून बना भी देते हैं, लेकिन अगर उस कानून पे कंसेंसस नहीं है, तो कंसेंसस के लिए क्यों नहीं आप करते? क्यों नहीं आपने किया कि पाकिस्तान के हर शहर में जो 10-15 बड़े शहर हैं वहाँ पर इस मशीन को रख दें, गवर्नमेंट हाउस में, सर्किट हाउस में रख दें, ऑपोजिशन को बुलाएं, उनके सामने इसकी वीडियोस बनाएं, उनको बताएं कि इसका कौन सा पुर्जा, कौन सा बटन, किस चीज़ पे उनको एतराज़ है, उनकी नोट टेकी की जाए, और उसके नतीजे में एक मशीन को बनाया जाए। उसके क्या मसला है? ऐसा क्यों नहीं हो सका? जी देखिए, जो आइडियल सिचुएशन होना, पिजादा साहब, आइडियल सिचुएशन शामी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कंसेंसस से ही हर कुछ होना चाहिए। उससे ये होता है कि कंसेंसस बन जाए तो फिर इलेक्टरल रिफॉर्म्स जो हैं वो भी बेहतर हो सकते हैं, और फिर हर एक को उस पर एतमाद होता है। मेरा भी यही व्यू था, और मैं काफ़ी प्रोग्राम्स में यही व्यू अपना कहता रहता था कि ये ज़रूर ऑपोजिशन जो है ओपन है, और इस पर हमें भी चाहिए हुकूमत को कि उनके साथ बैठ के इसके बारे में बात की जाए और समझाया जाए। और उसी सिलसिले में मैंने भी फिर ईवीएम्स को समझना शुरू किया कि हैं क्या, और मैंने फिर सुने ऑब्जेक्शंस जो ऑपोजिशन के भी थे, ताकि मैं भी समझूं, और हो सकता है कि मैं कन्विंस हो जाऊं तो मैं फिर इसके बारे में बात कर सकूं। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन मुझे अब नहीं नजर आती। वो ऑब्जेक्शंस क्या आपको समझ आए? ऑब्जेक्शन है क्या? इसीलिए मुझे कंसेंसस नहीं नजर आता, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्शन नहीं समझ आते, और मैं आपको वजह बताता हूं कि मुझे क्यों ऑब्जेक्शन नहीं समझ आती। ये ईवीएम जो है, अभी आपका जो पिजादा साहब जो तरीकाकार है इस वक्त कानून में कि आप वोट किस तरह करते हैं, आप पोलिंग बूथ में जाएंगे, आपको कागज मिलेगा, आप उस पर स्टैंप लगाएंगे, उसको फोल्ड करके आप बैलेट बॉक्स में डाल देंगे, और उसके बाद जब मामला खत्म, जब टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर उसको काउंटिंग होगी सबके सामने, और वो आपको फिर पता चलेगा कि आप जीते हैं या हारे। अब यही सिस्टम अभी भी यही रहेगा। इस कानून में ये तब्दीली नहीं आ रही कि ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, लेकिन एक एडिशनल कैलकुलेटर, एक इसको आप, ये मशीन कनेक्टेड इंटरनेट के साथ नहीं है, ये कैलकुलेटर है, एक कैलकुलेटर रखा जाएगा। तो आप जब वो बैलेट बॉक्स डालेंगे, बैलेट बॉक्स में डालेंगे कागज, उसके साथ ही आप एक बटन दबा के तो अपना, या उसको ही स्कैन करके, वो जो भी मशीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बेहतर लगती है उसको करके उसमें भी रिकॉर्ड कर देंगे, ताकि वो एक वेरीफाइबल, एक डबल चेक हो जाए। तो अब मैं सबसे ऑपोजिशन से बड़ा पूछता रहता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि ये डबल चेक में क्या मसला हो सकता है? अगर किसी को कल को, किसी कैंडिडेट को भी ये खदशा है, या कल वो कहता है कि ये मुझे ये ईवीएम का जो मशीन का कैलकुलेशन की है ये दुरुस्त नहीं है,
तो वो बैलेट बॉक्स से उसको चेक करा लिया जाएगा। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सारा काम खुद करेगा। तो ये डबल काउंटिंग हो रही होगी, उसका पैरेलल रिकॉर्ड होगा, दो किस्म के रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं, पैरेलल रिकॉर्ड होगा, पैरेलल रिकॉर्ड होगा, पैरेलल रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल पैरेलल रिकॉर्ड होगा। तो मैं ये बात अच्छा समझाया, उसमें क्या मसला है? कोई बात कानून में लिखी नहीं हुई। नहीं क्या मसला? नहीं वो कह रहे हैं ऑब्जेक्शन क्या है इसको, देखिए उन्होंने ऑब्जेक्शन बड़ी साफ और सीधी है कि पाकिस्तान में नंबर 1 अभी टेक्नोलॉजी का तयन नहीं हुआ जिसके तहत हमने ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन करानी है। उस सॉफ्टवेयर का तयन नहीं हुआ। बुनियादी तस्वर पे आपको क्या है? बुनियादी तस्वर तो मैं बैरिस्टर अली जफर साहब की एक तस्दीक फरमा दूं अगर इजाजत हो तो। जिस आइडियल सिचुएशन की इन्होंने बात की है वो अल्लाह ताला के करम से मुस्लिम लीग नून कर चुकी है। 2017 में जो इलेक्शंस एक्ट बना था वो कंसेंसस से बना था, 150 इजलासों के बाद बना था, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जिक्र था, उसमें जिक्र था सेक्शन 103 में। अब इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर वक्तन फवक्तन उसके ऊपर ट्रायल करना था। अब जो हमें ऑब्जेक्शन है वो ये है, टेक्नोलॉजी को कोई नहीं रोकता, टेक्नोलॉजी ने, पाकिस्तान ने आगे जाना है, टेक्नोलॉजी ने भी आगे जाना है, लेकिन इशू ये है कि एक ऐसा मुल्क जहां आज तक एक यूनियन काउंसिल का इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर नहीं हुआ, आप 22 करोड़ पाकिस्तानियों का इलेक्शन बैक वक्त, जिसकी टेक्नोलॉजी का तयन नहीं है, सॉफ्टवेयर का तयन नहीं है, जिसकी चेन ऑफ कस्टडी के बहुत बड़े इश्यूज उठेंगे जब मशीनें आएंगी, उन मशीनों के वक्त पे क्या उनके पर जो है पावर अवेलेबल होगी, क्या उनकी मेल फंक्शन के क्या इश्यूज होंगे, और उसके बाद क्या इलेक्शन कमीशन के पास 10 लाख लोग हैं जो ट्रेन होंगे। और पाकिस्तान में आपने जहां लसबेला में भी इलेक्शन होना है, सिर्फ इस्लामाबाद में तो इलेक्शन नहीं होना ना, लसबेला में इलेक्शन होना है, मर्दान में इलेक्शन होना है, हमने गुजरावाला में इलेक्शन कराना है, तो लोगों को यह बताना है। तो दूसरे ममालिक को 20-20 साल लगे हैं, यहां बैक वक्त आप ठोस कर एक इतना बड़ा जनरल इलेक्शन ईवीएम से नहीं करा सकते। ये एतराज है। शामी साहब, इससे पहले कि मैं सेनेटर साहब के पास जाऊं, आप इसको कैसे हल करेंगे इस चीज को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 3-4 बरस में इसका कोई ट्रायल ही नहीं करवाया? ये क्या समझ आती है आपको, इसकी क्या वजह है? मुझसे पूछे? जी मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि फिर मैं उसके बाद सेनेटर साहब के पास जाऊं, क्योंकि ट्रायल हुआ नहीं है। मुझे परेशानी अब ये हो रही है कि अगर वाकई सही कह रहे हैं कि अगर किसी बाई इलेक्शन में भी ट्रायल नहीं हुआ ठीक तरह से, किसी यूनियन काउंसिल में नहीं हुआ। जी देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया था कि जो लाहौर में ज़िमनी इंतखाब होने वाला है उसमें ये मशीन इस्तेमाल की जाए, लेकिन उनको बता दिया गया कि ये मशीन अवेलेबल नहीं हो सकती फौरी तौर पर और वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप ये मुझे बताएं कि जब आपने कोई तजर्बा नहीं किया तो उसके बाद कैसे आप इतने मुल्क की सतह पर इस मशीन को इस्तेमाल कर लेंगे? हमारे वोटर्स जो हैं वो तो अभी आप देखें कि देहात में भी हैं, कबायली इलाकों में भी हैं, दूर दराज एरियाज में भी हैं। अब उन सारे मकरान के साहिल पे हैं, साहिल पर है, उनको समझाना पड़ेगा, फिर जो पोलिंग स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा। ये इसको अगर आप फैसला भी कर लें कि हमने ये मशीनी वोटिंग करानी है, उसके लिए भी आपको एक वक्त लगेगा, एक तजर्बा करना पड़ेगा। पहले एक हल्के में, 2 हल्के में, 3 हल्के में, तो पहले आप तजर्बा कर लें। कोई लोकल बॉडीज के इलेक्शन में उस मुकामात पर ये करा के देख लें। ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े पैमाने पर आप ये तब्दीली ले आए? ये अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। सर ठीक है, सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सेनेटर साहब, पायलट प्रोग्राम कोई नहीं हुआ, करप्शन नॉन करप्शन से हटके जो इशू सामने नजर आता है कि अवाम नाखानदा है, इतने पढ़े लिखे, इतने लिटरेट नहीं है, टेक्नोलॉजी से इतने वाकिफ नहीं है, और मशीन बगैर किसी टेस्ट एंड ट्रायल के अगर बाई इलेक्शंस में इस्तेमाल नहीं हुई है, यूनियन काउंसिल्स में इस्तेमाल नहीं हुई है, तो जनरल इलेक्शंस में भला कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे? जी, ये एक इतराज उठा था, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ये इतराज उठाया था, और वो इतराज बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो प्रैक्टिकल, वो ये नहीं था कि उससे कोई धांधली होगी या कोई ऐसी बात होगी। वो ये इतराज था कि हम किस तरह इसको प्रोक्योर किस तरह करेंगे और ट्रेन किस तरह करेंगे। उसके ऊपर जो मेरी जहां तक इतला है, और जो चूंकि मैं पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर भी रहा हूं, तो वहां आए थे लोग जिन्होंने जो ये मशीनें बनाते हैं और दुनिया भर में भेजते हैं। उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ 7 से 8 या मैक्सिमम 9 महीने लगेंगे इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर इस तादाद में लाने के लिए, और हमारे मुताबिक 2 साल का पीरियड जो है नेक्स्ट इलेक्शन तक
वो सफिशिएंट है, वो काफ़ी है मुद्दत जिसमें आप अपनी जो स्टाफ है उसको भी ट्रेन कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और भी मैं आपको चीज़ आगे बताता चलूँ कि जब एक बार आप, सबसे पहला स्टेप होती है कानून साजी। एक बार आप कानून साजी करके ये कह दें और उनको इक्विप कर दें कि आपने ये करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस कि वो किस किस जगह करना है, कितना करना है, किस तादाद में करना है, कैसे उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही बनाने हैं कानून के तहत। कानून तो बड़ा सिंपल 2 लाइनर है। वो सिंपली ये कहता है कि इलेक्शंस में ईवीएम मशीन्स का इस्तेमाल होगा। अब वो इस्तेमाल किस तरह होगा, कैसे होगा, किस जगह होगा, उसके सारी डिटेल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे आईनी तौर पे छोड़ दी गई है ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके फैसले करे। तो ये कहना कि आप पहला कदम ही ना लें, कानून साजी ही ना करें, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, तो इस तरह तो हम पिछले 10 साल से इसी तरह बैठे हुए हैं। और ये दुरुस्त फरमा रहे हैं दस्तगीर साहब कि पिछले जो इलेक्शन जो कंसेंसस से हुआ था उसके अंदर ये कहा गया था इलेक्शन कमीशन को कि आपने ये ट्रायल करना है, और मकसद उसका यही था कि वो उसको, चूंकि 10 साल का पीरियड था, और लेकिन वो ट्रायल नहीं हो सका। ब्रेक मैं ले लूं, लेकिन वो ट्रायल नहीं हो सका। ट्रायल नहीं हो सका। इस पर मज़ीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। कल पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुला लिया गया है। प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने 12 बजे जॉइंट सेशन बुलाया। इस जॉइंट सेशन में जहां 2 दर्जन के करीब बिल रखे जाएंगे जॉइंट सेशन की मंजूरी के लिए, जहां सेनेट भी है और नेशनल असेंबली भी है, वहाँ सबसे ज़्यादा बड़ी जो बहस है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से है। और इलेक्टोरल रिफॉर्म के अंदर जो सबसे बड़ा इसका न्यूक्लियस है उसका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से है। ब्रेक से पहले हमने ये सुना कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कोई पायलट प्रोजेक्ट तो ईसीपी ने किया ही नहीं। अगर यूनियन काउंसिल तक में इसको इस्तेमाल नहीं किया गया तो भला इसे एक ऐसी मुल्क में जिसमें बहुत बड़ी नाख्वानदा आबादी है, इलिटरेट है, उसमें एक जनरल इलेक्शन में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यहीं से बात का मैं आगाज़ करता हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक तो है थ्योरेटिकल केस, तखयलाती केस जो हमने डिस्कस किया। अब आए ज़मीन के ऊपर हकीकत क्या है। और ज़मीन पर हकीकत यह है कि इलेक्शन कमीशन ने चंद दिन पहले डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट एक इशू की, और उसमें जो उसका ईवीएम से क्या ताल्लुक? सुने, जो वही तो मैं कह रहा हूं, जो बीमारियां उसके अंदर पॉइंट आउट हुई हैं, एब्यूज ऑफ स्टेट अथॉरिटी, किडनैपिंग ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, एब्यूज ऑफ स्टेट रिसोर्सेज, हैरासमेंट ऑफ वोटर्स, स्लोइंग डाउन ऑफ बाय फोर्स वोटिंग प्रोसेस, क्या इनका इलाज है ईवीएम में? तो पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को जो बीमारियां लाहक हैं उसमें से सिर्फ एक का इलाज है ना, काउंटिंग, कि जी काउंटिंग ठीक हो जाएगी। लेकिन जो बाकी सारा माहौल है जिसके अंदर हुकूमत अपनी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल करती है, अब्यूज करती है, प्रिजाइडिंग अफसर तो नहीं होगी ना, इंटरिम गवर्नमेंट होगी जनरल इलेक्शन, प्रिजाइडिंग अफसर को अगवा करती, अगवा की हद तक करती, तो लिहाजा ये जनरल इलेक्शंस में तो इंटरिम गवर्नमेंट होती है। ये कह दे नहीं, बहरहाल कोई ना कोई रियासत तो मौजूद होगी ना, रियासत के वसाइल भी होंगे, रियासत की अथॉरिटी भी होगी। तो ये कह देना कि जी ईवीएम सारे मसाइल का हल है, ईवीएम सारे मसाइल का हल नहीं है। तो असल इशू ये कानून की अमलदारी जिसके लिए ईवीएम जरूरी नहीं है। लेकिन आप लोगों ने खुद ही कंक्लूड किया है कि रियासत तो खिलाफ हो चुकी हुई है इमरान खान की। नहीं, मौलाना फजल रहमान पीडीएम के सबसे इम्पोर्टेंट शायद खिलाफ हो चुकी है, लेकिन रियासत, तो रियासत क्या है यहाँ पे? जी, रियासत के बारे में वो तो उस वक्त पता चलेगा क्या हालात होंगे। सेनेटर साहब, बड़ी कंफ्यूजन है, कुछ मदद फरमाएं जनाब सेनेटर साहब। जी, इसमें जो कुछ आपने किया उसके बाद ईवीएम उसका हल कैसे है? नहीं, देखें ईवीएम हल है एक बहुत मैसिव किस्म की जो ऑब्जेक्शन होती है और हमेशा होती रही है, वो है कि आप जब पोलिंग खत्म हो जाती है तो आप बैलेट बॉक्सेस में तब्दीलियां करते हैं, स्टफिंग करते हैं, चेंज करते हैं। ये एक, और इससे हमारा जो इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, इसको भी नुकसान होता है, जमहूरियत को भी होता है। उस चीज का इलाज है ये कि आपको एक डबल वेरिफिकेशन मिल जाती है, एक डबल चेक मिल जाता है। लेकिन बाकी चीजों का इलाज, लॉ रिफॉर्म, बिल्कुल उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो सजेस्ट करें ऑपोजिशन आके, आप बताइए, हम उसको जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्योंकि 2017 में भी कोशिश की गई थी कि इस तरह के इश्यूज ना हो। ये मसाइल जो हैं उसका हल लॉ रिफॉर्म से ही हो सकता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करने से। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाह रहा था पीज़ादा साहब, जो एक सवाल, जो इशू आया कि जी 2 साल बड़े कम हैं, आपको मैं कुछ तारीख में लेके जाता हूँ। आपको याद है जब पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम शुरू हुआ था, उस वक्त हमारे पास ना तो दौलत थी, ना हमारे पास वसाइल थे, ना हमारे पास साइंसदानों का जखेरा था, बल्कि जो बाहर के ममालिक थे वो सब कोशिश कर रहे थे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम नाकाम रहे। उसके बावजूद हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसी
हमने प्रोग्राम में कामयाबी की, न्यूक्लियर एसिड्स बनाए, एटम बॉम्ब बनाया। तो ये तो छोटी सी कैलकुलेटर है, इसके लिए 2 साल बहुत टाइम है मेरी नजर में। ये कोई इतनी ये कोई कनेक्टेड टू इंटरनेट या कोई बड़ा हाईली टेक्नोलॉजिकल कोई मशीन नहीं है। ये एक वोट की कैलकुलेशन या स्कैन करने की मशीन है। तो इसमें कोई हमें कम से कम पहली स्टेप लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम ये इसको मुकम्मल कर लें। हो सकता है ना हो सके, लेट अस अज्यूम एक सेकंड के लिए कि प्रैक्टिकली ये नहीं हो सका, तब पार्लियामेंट वापस बैठ के इस कानून को तब्दील भी कर सकता है। सो पार्लियामेंट का ही इख्तियार है इसको कानून बनाना, और पार्लियामेंट ही देख सकता है इसको कि हमने आगे जाके क्या करना है। लेकिन फिलहाल ये कहना कि हम कर ही नहीं सकते, ये एक शामी शिकस्त है। साहब, क्या आपने वो किताब भी पढ़ी होगी, क्रिटिकल मैथ्स, उसमें कहा गया है और ये दुनिया मानती है, उस किताब में लिखा है कि पाकिस्तान इज एन एक्सेप्शनल नेशन। हमने जो कुछ कर लिया था न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने में, ये हम नहीं कर सकते। तो जब इस तरह की मैं बात सुनता हूं कि हम ये कर ही नहीं सकते, तो मुझे कुछ दुख होता है। ठीक, शामी साहब, सेनेटर साहब ने अपना केस प्रेजेंट किया है, आप कन्विंस हुए? क्या सेनेटर साहब अपने आपको कन्विंस करने में कामयाब हुए? देखिए, अली जफर साहब बहुत अच्छे वकील हैं माशाल्लाह, कमजोर मुकदमा भी बड़े अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। तो मुकदमा कमजोर है? देखिए, बुनियादी बात यह है कि ये सिर्फ बनाना नहीं है, इस मशीन को आजमाना भी है। अब आप बलदियाती इलेक्शन में आजमाएं, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इसके लोगों की समझ में ये बात आएगी, और ये बातें इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दें, क्योंकि इंतखाब कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो इलेक्शन कमीशन फैसला कर ले, अगर वो तैयारी कर लेगा, उसको एतमाद हो जाएगा, तो इसको वो अडॉप्ट कर लेगा। आप उसकी इलेक्शन कमीशन की कटपट्टी पर पिस्तौल क्यों रखना चाहते हैं? ये बात समझ से बालातर है। अच्छा, ये सेनेटर साहब क्विकली जरा ये बता दीजिए कि आपकी हुकूमत है अगस्त 2018 से 3 बरस गुजर गए, 3.25 बरस गुजर गए, क्या वजह है कि आप इलेक्शन कमीशन को कन्विंस ही नहीं कर पाए कि इसका एक पायलट प्रोग्राम करते रहे, बाई इलेक्शन में इस्तेमाल करते रहे आगे पीछे की, क्या वजह? जी देखिए, सबसे पहले कानून को नाफिज करना है, और वो कानून को कंसेंसस डेवलप करते करते बहुत वक्त गुजर गया। मुझ जैसे लोग भी जो कंसेंसस में यकीन रखते हैं और उनका एक बिलीफ है कि होना चाहिए, हमने भी गिव अप कर दिया है कि ये कंसेंसस इस पॉइंट पे नहीं मुमकिन नजर आ रहा। तो अब वक्त आ गया है, अब सेनेट में भी वो पास नहीं हो सका कानून, और अब हम इंशाल्लाह इसको जॉइंट सेशन में आइन के मुताबिक लेके आ रहे हैं। तो ये ताखीर है जरूर। अच्छा, मेरा एक लास्ट वर्ड, आपका कहना यह है कि एक दफा कानून बन जाए, उसके बाद इसकी मैसिव टेस्टिंग हो सकती है? आप क्या कह रहे हैं कि एक दफा कानून बन जाए तो फिर मैसिव टेस्टिंग, पायलट प्रोग्राम्स हो सकते हैं? मैसिव टेस्टिंग भी हो सकती है, ट्रेनिंग भी हो सकती है, और जिस तरह मैंने कहा कि इसको इलेक्शन कमीशन, शामी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरी नजर में कानून ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उनके ऊपर किस तरह इसको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है, उस किस्म की कोई कंडीशन नहीं लगाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक टास्क दिया गया है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को इंट्रोड्यूस करना है इलेक्शन में। अब वो किस तरह करते हैं, कैसे करते हैं, वो आइन के तहत भी, कानून के तहत भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसले करना है। यही रुक जाए, एक मिनट है। कानून बनेगा तो फिर टेस्टिंग मैसिव लेवल पे शुरू होगी, फिर वो नया फेज शुरू हो जाएगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये बटन ठीक नहीं है, मशीन ठीक नहीं है। इमरान खान की जो फॉसिस्ट गवर्नमेंट है, ये इस्लाहात नहीं चाहते, ये करामात चाहते हैं। जिस तरह आरटीएस की करामात हुई ना, इसीलिए इन्होंने आज तक, और वो कहते हैं आरटीएस उनके खिलाफ बात की, मैं खुलकर बात कर, आज तक कंसेंसस क्रिएट करने की इस हुकूमत ने 1 सेकंड भी कोशिश नहीं की। ये बिल पेश हुआ था अक्टूबर में, फिर 2.5 महीने इजलास नहीं हुआ, जनवरी में आके इजलास हुए 2021 में। उसके बाद से 2021 में जब से इजलास शुरू हुए हैं, इस हुकूमत ने कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। आपको नाजरीन को याद करा दूं कि पिछले हफ्ते जब जॉइंट सेशन डिले किया गया, तब भी ये एक्सक्यूज दिया गया कि स्पीकर कौमी असेंबली को कहा गया कि वो जो है गुफ्तगू करे अपोजिशन के साथ।
एक सेकंड की भी गुफ्तगू एक सेकंड नहीं की तो कोशिश- लिहाजा ये इस हुकूमत की जो इंस्टिंक्ट है वो फॉशिस्ट है, और लिहाजा ये इस्लाहात नहीं चाहते, ये करामात चाहते हैं। वक्त- इस करामात के जरिए वो इलेक्शन जीत जाए। वक्त खत्म हो गया। खुर्रम दस्तगीर साहब का, सेनेटर अली जफर साहब का और जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब का बहुत शुक्रिया। हुकूमत कल क्या करामात दिखा पाएगी जॉइंट सेशन में, वो कल पता चलेगा हमें। अब तो इतना ही आज, कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।